हेलो दोस्तों, एनसी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मेन सर्च फॉर मीनिंग कुछ चुनिंदा किताबों में से है जो इंसान को अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज इसी किताब की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, बंदी शिविर के अनुभव। ये किताब विक्टर ई फ्रैंकल द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक तथ्यों व घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दावा नहीं करती है। यह तो लाखों बंदियों के उन दुखद निजी अनुभवों का ब्यौरा है जो उन्हें यातना शिविरों में हुए। यातना शिविर से वापस लौटे बंदियों में से एक वहाँ की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह कहानी उस भयानक आतंक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है, हालांकि उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता। यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़े थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने माने बंधन शिविरों में नहीं घटी। ये तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहां सही मायनों में कहर छाया हुआ था। यह महान नायकों व शहीदों को दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है, न ही ये उन प्रमुख कापोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। यह ताकतवर लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अज्ञात लोगों की कहानी है, उनके बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए। ये उन असाधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजों पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे, जिनसे कापोस सचमुच घृणा करते थे। जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और एसएस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में से चुना जाता था जिनका चरित्र ये सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों और शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म ढाने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते हैं। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी जिसे वे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। कैदियों का काफिला। अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि कैदियों को एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा, लेकिन ये घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही यह अंदाजा लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविर में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाकर खत्म होगी। बीमार, कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुनकर बड़े केंद्रीय शिविरों में भेज दिया जाता था। वहां पर गैस चैम्बर और शवदाह गृह, शमशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। इस काफिले में जाने वाले लोगों का चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग का ऐलान था। हर कैदी अपनी ओर से गुप्त रूप से यही कोशिश करता कि किसी तरह बंदियों के नामों की सूची का पता लग जाए।
ताकि वह अपना और अपने दोस्तों का नाम उस सूची में से निकालने का कोई तरीका आजमा सके। हालांकि सारे बंदी यह भी जानते थे कि यदि किसी एक व्यक्ति को बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे। हर काफिले के साथ एक निश्चित संख्या में कैदियों का जाना जरूरी था। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे। उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे। बंदी ज्यों ही शिविर में दाखिल होते उनके सारे दस्तावेज और पहचान पत्र वगैरह छीन लिए जाते। कम से कम ऑस्विस शहर के कैंप में तो यह तरीका अपनाया जाता था। बंदियों से छीनी गई चीजों में उनका बाकी सामान भी शामिल होता था। इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम, पहचान या पैसा चुनने का अवसर मिल जाता था। अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यह ठीक भी लगता था। अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब होता था जो हर बंदी की पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था। अक्सर वे नंबर बंदियों की चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर भी सिले जाते थे। जब भी कोई पहरेदार किसी बंदी को गुनाहगार साबित करना चाहता तो उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी। केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था। उस एक नजर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, मानो उस बंदी का नंबर ही उसका नाम बन गया हो। अब हम यात्रा के लिए निकलने को तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं। उस समय हम में से किसी भी के बंदी के पास नैतिकता से सोचने समझने की न तो इच्छा थी और न समय। हर आदमी केवल इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना है ताकि वह एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके। इसके साथ ही उसे अपनी ओर से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी। इस तरह हर कोई बिना किसी संकोच या झिझक के अपने या दोस्त के स्थान पर किसी दूसरे बंदी या नंबर को काफिले में जाने के लिए आगे करने की फिराक में रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कापोस यानी प्रमुख सिपाही को चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था। केवल बेरहम कैदियों को इस काम के लिए चुना जाता था। हालांकि इसमें कुछ सुखद अपवाद भी थे, लेकिन एसएस द्वारा कापोस के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपने आप ही चुनने का सिलसिला जारी रहता। आमतौर पर केवल वही बंदी जीवित रह पाते जिन्होंने एक दूसरे शिविर के बीच सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे। वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे, फिर भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेईमानी क्यों न करनी पड़े। उन्हें निर्दयता, चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने से भी कोई परहेज न था। हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवश या शायद किसी करिश्मे के कारण बचते आए थे, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यातना शिविरों में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वे कभी वहां से बचकर वापस नहीं लौट पाए। बंदियों का मनोविज्ञान। बंदी शिविरों के बारे में अब तक ढेरों विवरण सारे तथ्यों के साथ दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तथ्य केवल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे लोगों के अनुभवों का एक हिस्सा होते हैं। यहाँ इन्हीं अनुभवों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में शिविरों में बंदी रहे लोगों के अनुभवों को सामने रखने का प्रयत्न करेगी। जो लोग कभी उन शिविरों के भीतर नहीं गए हैं, यह पुस्तक शिविरों को समझने में उनकी मददगार हो सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि यह पुस्तक उन बंदियों के अनुभवों को जानने में सहायक होगी जो बचकर लौट तो आए, लेकिन अब उन्हें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है। ऐसे भूतपूर्व बंदी प्राय कहते हैं, हम अपने अनुभवों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। जो लोग उन शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, और दूसरे लोग ये कभी नहीं समझ सकेंगे कि हमने उस समय क्या महसूस किया था और हम आज क्या महसूस करते हैं। इस विषय को व्यवस्थित रूप से पेश करना आसान नहीं है,
क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप से निष्पक्ष रवैया चाहता है, यानी विषय को वैज्ञानिक नजरिए व तटस्थ भाव से परखा जाना चाहिए। लेकिन लेखक को ये सभी अनुभव स्वयं एक बंदी के तौर पर ही हुए हैं, तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपनी बात निष्पक्षता से कह सकेगा? क्या उसके निरीक्षण हर तरह के पक्षपात से मुक्त होंगे? बेशक ऐसी उदासीनता केवल बाहरी व्यक्ति ही अपना सकता है, लेकिन वह असली मूल्य वाले ब्यौरे कभी नहीं दे सकता। केवल शिविर के अंदर रहने वाला बंदी ही उस जीवन को अच्छी तरह जान सकता है। फिर भले ही वह निष्पक्षता से अपने अनुभवों को परख न सके और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक न हो, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि पक्षपात हो सकता, लेकिन अपनी ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात न हो। इस तरह की पुस्तक को लिखने की सबसे बड़ी कठिनाई भी यही है। कई बार लिखते समय आपके लिए अपने सबसे निजी अनुभवों को बांटना भी जरूरी हो जाता है। मैंने तय किया था कि इस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दूंगा, केवल अपना कैदी नंबर ही लिखूंगा। लेकिन जब इस पांडुलिपि पूरी हुई तो मैंने पाया कि लेखक का नाम न लिखा होने से पुस्तक अपना आधा मोल ही खो दे। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि मेरे भीतर अपनी बात को सबके बीच खुलेआम कहने का साहस भी होना चाहिए। इसलिए मैंने किसी भी सामग्री को हटाए बिना पुस्तक को अपने नाम के साथ छपने दिया। हालांकि मुझे हमेशा से ही किसी भी तरह के दिखावे से सख्त नफरत रही है। मैं ये जिम्मेदारी पाठकों को ही सौंप देता हूँ कि वे इस पुस्तक की सामग्री को अपने हिसाब से छांट ले। हो सकता है कि ये कैदियों के जीवन के मनोविज्ञान को समझने में सहयोगी हो सके, जिसकी पहले विश्व युद्ध के बाद जांच पड़ताल की गई थी, जिसके कारण ही हम बार्ब्ड वायर सिकनेस सिंड्रोम, कैदियों का एक मनोवैज्ञानिक रोग, से परिचित हुए। हम दूसरे विश्व युद्ध के आभारी हैं कि उसने हमें साइकोपैथोलॉजी ऑफ मासिस की जानकारी देकर समृद्ध किया। यहाँ मैंने ली बोन की एक पुस्तक के शीर्षक तथा जाने माने मुहावरे को जरा नए रूप में पेश किया है। युद्ध ने ही हमें वॉर ऑफ नर्वस दी और इसी ने हमें बंदी शिविर दिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि युद्ध के नतीजों व उसके प्रभावों के बारे में हमने यहाँ बहुत से अध्ययन हुए हैं। भाग 1 यहीं पर खत्म होता है। ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक